हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हमारे लेक्चर नंबर 125 पर। बहुत दिनों के बाद हमने सीरीज रिज्यूम करी है और आई थिंक अब खत्म करने के बाद ही शांति लेंगे। तो एक बहुत ही एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चन, एक बहुत ही हार्ड लेवल क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। डीपी प्लस हैशिंग के पैटर्न्स के क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन का नाम है लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक सब सीक्वेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भले ही आपको इसकी डिफिकल्टी मीडियम दिख रही हो, बट ये क्वेश्चन हार्ड लेवल के अंदर आता है, ठीक है। जीएफजी के आर्टिकल्स वगैरह आप देखें तो वहाँ पे इसको एक्सपर्ट लेवल कैटेगरी दी गई है, असाइन की गई है। तो आज हम सॉल्व कर रहे होंगे लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक और डीपी की प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा खासा टाइम मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, तो डिफिकल्टी है अच्छी। समझते हैं पहले प्रॉब्लम है क्या और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने बोला सबसे पहले समझते हैं कि इनपुट में क्या आ रहा है। इनपुट में हमें इन्होंने एक एरे दे दिया। लेट्स से कि ये वो एरे है 1 7 10 13 14 19। तो इस प्रकार से इन्होंने हमें एक एरे दे दिया इनपुट के अंदर। हमें बताना इसमें लॉन्गेस्ट एपी क्या बन रही है। एपी अगर आपको याद हो तो आपने अपनी 10वीं 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा यार कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या होता है। फर्स्ट टर्म को मैं ए बोलता हूँ, सेकंड टर्म ए प्लस डी होती है, अगली टर्म ए प्लस 2d होती है, अगली टर्म ए प्लस 3d होती है, अगली टर्म ए प्लस 4d होती है। यहाँ पर डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, है ना। ऐसा कुछ पढ़ा था आपने। लास्ट टर्म को आप ए ऑफ एन बोलते थे, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने, ठीक है, एपी के अंदर। तो वही चीज हमें यहां पर बतानी कि यहां पे लॉन्गेस्ट एपी कौन सी बन रही है, ठीक है। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि 1 के बाद 7 कॉमन डिफरेंस के बीच में 6 है, फिर 7 के बाद 13 इनके बीच में कॉमन डिफरेंस 6 है, और 13 के बाद 19, यानी कि 1, 7, 13, 19 ये मेरी एक एपी बन रही है, लॉन्गेस्ट एपी। एपी तो बहुत सारी बन सकती है। लेट्स से अगर मुझे सारी की सारी एपी लिस्ट करनी है तो मैं कह सकता हूँ कि 1, 7, 13, 19 एक एपी है, बिल्कुल सही। 1, 10 एक एपी है, बिल्कुल सही। 1, 13 एक एपी है, 1, 14 एक एपी है, 1, 19 एक एपी है। ऐसे ही आपकी 7, 13, 19 एक एपी है। ऐसी बहुत सारी एपी आपकी बन जाएगी। जब तक आपको डेफिनेशन पता है आप बहुत सारी एपीज निकाल सकते हो, बट हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है, हमें लॉन्गेस्ट एपी निकालनी है, ठीक है। हमें लॉन्गेस्ट एपी निकालनी है। तो इसको सॉल्व करते टाइम एक और एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको भी समझ लेते हैं। सेकंड इनपुट जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड इनपुट दिया हुआ है कि यार यहाँ पर 2 पड़ा है, 4 पड़ा है, 6 पड़ा है, 8 पड़ा है और 10 पड़ा है। ये 5 एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है। अगर हम ध्यान से देखें इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, इनका बीच का डिफरेंस भी 2 है। तो यानी पूरा का पूरा एरे ही एक एपी है। यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी लॉन्गेस्ट एपी की 5, खत्म, सिंपल। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एपी के फार्मूलाज का यूज कर सकते हैं, आप रिकर्जन का यूज कर सकते हैं, आप आइटरेटिवली सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है और मजा आएगा, ठीक है। इसमें होमवर्क भी आपको मैं दूंगा एट दी एंड, वो आप करेंगे। अभी समझते हैं इसको ब्रूट फोर्स से। ब्रूट फोर्स से मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। इसको सॉल्व करने की बात हो रही है, सारे टेस्ट केस पास करने की बात नहीं हो रही। हो सकता है कि ब्रूट फोर्स में अप्लाई करूँ कोड में तो टीएलई आ जाए, बट हाँ अप्रोच समझते कैसे सॉल्व कर सकता हूं इसको मैं ब्रूट फोर्स के द्वारा, ठीक है। तो डीपी में अब तक हमने अराउंड 24 लेक्चर्स कर लिए हैं और वहां पर हमने एक पैटर्न देखा कि यार हमेशा हम रिकर्जन से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और फिर उसमें मेमोराइजेशन करते हैं, फिर उसमें टेबुलेशन से करते हैं, फिर उसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और फिर हम बाय बाय बोल के आपको लेक्चर खत्म करके चले जाते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है, सेम मैंने बोला रिकर्जन से ट्राई करने की कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बोला कि ये लेट से मेरे पास एक एग्जाम्पल के रूप में पड़ा हुआ है, एग्जाम्पल के रूप में मेरे पास लेट से ये एरे पड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमने बोला जी कौन कौन से एलिमेंट हैं। आपने बोला 1, 7, 10, 1, 7, 10, 13, 14 और 19। इंडेक्सेस 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये बेसिकली आपका एक इनपुट है। बाहर का हुए काउंट कर रहे हैं, दिमाग खराब कर दिया हमारा। तो ये बेसिकली आपका इनपुट है। इसको सॉल्व कैसे किया जाए। मैंने बोला कि सिंपल है सिंपल है। हम क्या करने वाले हैं, मैंने बोला कि यार एपी बेसिकली होगी क्या, आपके 2 नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर ये 4 नंबर हैं ए बी सी डी। अगर मैं कहता हूं कि ये एपी है तो इसका मतलब क्या होगा कि इनके बीच का डिफरेंस डी होना चाहिए, इनके बीच
डिफ होना चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस डिफ होना चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस डिफ होना चाहिए, और लेट्स से डिफ की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो मैं बोल दूंगा एपी के अंदर है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अगर इस बड़ी सी प्रॉब्लम को मैं छोटी प्रॉब्लम में तोड़ दूं तो मुझे सिर्फ 2 नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस कुछ हो, ठीक है। तो मैंने बोला डिफरेंस तो बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इनका बीच का डिफरेंस आ जाएगा 6, या फिर हम इनको कंपेयर करें तो इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 9, या फिर अगर इनको कंपेयर करें तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 12, या फिर इसको इसके साथ कंपेयर करें डिफरेंस आ जाएगा 13, या फिर इसको इसके साथ कंपेयर करें डिफरेंस आ जाएगा 18, या फिर अगर मैं इसको इसके साथ करूं डिफरेंस आ जाएगा 3, या फिर इसको इसके साथ करूं फिर डिफरेंस आ जाएगा 3, ठीक है, या फिर इसको इसके साथ करूं डिफरेंस आ जाएगा 7, इसको इसके साथ करूं डिफरेंस आ जाएगा 4, इसको इसके साथ करूं डिफरेंस आ जाएगा 5। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर टोटल कितने पेयर एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर टोटल n² पेयर एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट से मैं एक एपी फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। मेरा टारगेट तो एपी फाइंड आउट करना ना, कि मैं एक एपी फाइंड आउट करूँ जो कि लॉन्गेस्ट है। ब्रूट फोर्स क्या कहता है कि सारी एपी फाइंड आउट कर ले। ब्रूट फोर्स क्या कहता है कि सारी एपी फाइंड आउट कर ले और जो भी लॉन्गेस्ट होगी उसकी लेंथ रिटर्न कर दियो। मैंने कहा लॉजिकल बात कर दी भाई, ब्रूट फोर्स तो यही करेगा। तो सारी एपी फाइंड आउट करना चाहता हूं मैं, ऑल एपीज। तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि मैं 2 एलिमेंट लूंगा हर बार, मैं हर बार 2 एलिमेंट लूंगा। भैया 2 क्यों ले रहे हो आप, 1 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि एक एलिमेंट का डिफरेंस नहीं निकल सकता दोस्त। अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, वो ये डिफ जो मैं निकाल रहा हूँ ये 2 ही एलिमेंट से निकल सकता है। तो मैंने बोला मैं 2 एलिमेंट चूज करता हूँ। अब 2 एलिमेंट चूज किस प्रकार कर सकते हैं? 2 एलिमेंट चूज करने के लिए मेरे पास यहाँ पर टोटल n² कॉम्बिनेशन है। अगर 2 फोर लूप का प्रयोग कर लूं मैं, तो मैंने बोला 2 एलिमेंट मैं चूज कर लेता हूँ, 2 एलिमेंट मैं चूज कर लेता हूँ इस प्रकार कि वो जो एपी में सर्च कर रहा हूँ उसके लास्ट एलिमेंट्स हो, वो उस एपी के लास्ट एलिमेंट्स हो। यानी कि लेट से अगर मैंने यहाँ पे 14 और 19 चूज कर लिया, 14 और 19 चूज कर लिया, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा? 5। तो 14 के पीछे क्या हो सकता है? 13 नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। तो ये एक एपी बन गई। या फिर लेट से मैंने 19 और 13 को लास्ट के 2 एलिमेंट चूज कर लिए, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 13 के पीछे 7 एक ऐसा नंबर है जहां पर कॉमन डिफरेंस 6 आता है, तो यहाँ पे 7 लग गया। अब 7 और 13 के पीछे आपका 1 एक ऐसा नंबर आता है जहां पर कॉमन डिफरेंस 6 आता है, तो ये आपकी एपी बन गई। इन शॉर्ट मैं जब भी 2 नंबर चूज करता हूं, मैं मानता हूं कि जो एपी मैं फाइंड आउट करने वाला हूं ना, उस एपी के लास्ट के 2 नंबर है। लास्ट के 2 नंबर क्यों मान रहे हो भैया, फ्रंट के क्यों नहीं मान रहे? मैंने बोला फ्रंट के मान के भी सॉल्व कर सकते हो, मैं लास्ट के मान के सॉल्व कर रहा हूं। तो जब मैं 2 नंबर इसमें चूज करता हूं, 2 नंबर अगर आपके पास आपको चूज करना है एक एरे के अंदर, तो आपको पता है n² कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, 2 फोर लूप का बेसिकली प्रयोग करता हूं मैं, ठीक है, इस प्रकार। तो 2 नंबर चूज करने हैं मुझे, 2 नंबर चूज करके मैं मानूंगा कि भाई ये जो एपी में फाइंड आउट करने वाला हूं उसके लास्ट के 2 नंबर है, और पीछे की तरफ ट्रैवर्स करते हुए पीछे वाले नंबर फाइंड आउट करते चला जाऊंगा। अगर आपका मन करता है कि मैं स्टार्टिंग के 2 नंबर मान के चलूं और आगे की तरफ फाइंड आउट करूं, वो भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर भी, ठीक है, सेम स्ट्रैटेजी है। तो सॉल्व करें, समझने की कोशिश करें कैसे होगा। चलो एक बार दोबारा लिखता हूं और दोबारा से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बोला कि चलो इनपुट बनाएं, ठीक है। यहां मैंने बोला कि ये हो गया जी 1, उसके बाद क्या है 7, 10, 13, 14, 7, 10, 13, 14, 19। 2 नंबर चूज करने हैं। मेरे पहले 2 नंबर कौन से हो गए? ये रहा जी i और ये रहा जी j। तो पहले 2 नंबर हो गए जी 1,7। अब 1,7 को मैंने क्या मान लिया कि मेरे लास्ट दो नंबर है ये मेरी एपी की, तो इनके पीछे फाइंड आउट करना है। तो इस i के पीछे फाइंड आउट करने में चला, मुझे क्या दिखा यार, यहाँ तो एलिमेंट ही नहीं है। तो यानी यहां पर मेरी एपी क्या बन गई? 2 साइज की बन गई। इस बात को मानते हो? ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जे को आगे बढ़ा दिया। मेरे 2 नंबर बन गए 1,10। मैं फिर i के पीछे जाने लगा कि यार इसके पीछे कौन सा एलिमेंट आएगा, यार यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है। तो मेरी एपी क्या बन गई? अभी 2 लेंथ की बन गई। इसी प्रकार मैं गयाऊंगा 1,13 के लिए, इसी प्रकार मैं गयाऊंगा 1,14 के लिए, इसी प्रकार मैं गयाऊंगा 1,19 के लिए, और इन सब के लिए मेरा आंसर क्या आएगा? सब के लिए मेरा आंसर 2 आएगा, क्योंकि i के पीछे कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये मेरा पहला पास हो गया। दिस इज पास नंबर 1। ठीक है। अब चलते हैं आगे, सेकंड पास में क्या होगा। मैंने बोला अभी तो मैंने स्टार्टिंग की थी 1 वाले नंबर के साथ। अब मैंने बोला कि ये मेरा i है, और हमेशा j आपका i से 1 आगे से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो आपने क्या बोला, इस केस के अंदर आपके नंबर क्या बनता है? इस केस के अंदर आपके 2 नंबर कौन से बन रहे हैं? 7,10। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3। ठीक है। और अभी 7 के पीछे मैं आंसर फाइंड आउट करने चलता हूं। मैंने क्या देखा, यहाँ पे 1 पड़ा है।
क्या 7 - 1 3 होता है? नहीं होता। अरे यार, इसको नेगलेक्ट करना पड़ गया। मैं और पीछे आया, और पीछे नंबर ही नहीं है, तो यानी यहाँ पर भी मेरी एपी 2 ही साइज की बन रही है। ऐसे ही फिर मैं गया, जे को मैंने आगे बढ़ाया, जे मेरा यहाँ पे आ गया, 7, 13 हो गया, कॉमन डिफरेंस मेरा आ गया 6। ठीक है, अब मैं फिर 7 के पीछे गया, 7 के पीछे में गया, पहले मैं पहुंचा 1 पे। मैंने 1 को पूछा क्या 7 - 1 जो है वो 6 के इक्वल है? 1 ने बोला हाँ। मैंने बोला 1 को इंक्लूड कर लो, तो आपने 1 को इसमें इंक्लूड कर लिया। अब फिर मैं 1 के पीछे गया, भैया वहां तो कोई नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? इस केस में आंसर 3 आ गया। मैंने फिर जे को आगे बढ़ाया, ठीक है, जे को आगे बढ़ा के मैं ले गया 14 पे। अब मैंने बोला मेरी एपी क्या हो गई है? 7, 14 मेरे लास्ट के 2 नंबर है, इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 7। मैंने बोला 7 से पीछे जाओ और देखो फिर दोबारा कहीं पे कॉमन डिफरेंस 7 आ रहा है। 7 के पीछे में गया, 1 मिला, क्या 7 - 1 7 होता है? क्या 7 - 1 ये वाला कॉमन डिफरेंस है? नहीं। ओहो, पीछे जाओ, यहाँ तो नंबर ही नहीं है। चलो, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? यहाँ पर भी आंसर 2 आ गया, यहाँ पर भी आंसर 2 आ गया। ठीक है, अगर तुम ध्यान सोचोगे ना यहाँ पे अभी, तो हो सकता है तुम्हें ये जो अंडरस्टैंडिंग मैं दे रहा हूँ, इसमें ना तो तुम रिकर्जन इंप्लीमेंट करो, ना तुम मेमोराइजेशन इंप्लीमेंट करो, तुम सीधा टैबुलेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो, जितनी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसी के साथ साथ। ठीक है, बट चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला जे को आगे बढ़ाओ, जे मेरा 19 पे आ गया। मैंने बोला 7, 19 कॉमन डिफरेंस आ रहा है 12। अब मैं 7 के पीछे जाऊंगा और फाइंड आउट करूंगा कि यार कोई 12 कॉमन डिफरेंस दोबारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 7 के पीछे गया, पहुंचा 1 पे, क्या 7 - 1 12 होता है? नहीं भैया, 12 नहीं होता, तो 1 को नेगलेक्ट कर दिया। 1 के पीछे गया, अरे भैया नंबर से नहीं आया, तो यहाँ पर भी आंसर मेरा 2 हो गया। तो ये जो मेरा सोल्यूशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरे पास 2 का सोल्यूशन है, ये मेरे पास 2 का सोल्यूशन। अब तक मेरा आंसर मैक्सिमम कितना है? अब तक मेरा मैक्सिमम आंसर यहाँ पे आया हुआ 3, अभी तक 2 पासेस के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, थर्ड पास में गया। थर्ड पास में आई फिर दोबारा एक आगे बढ़ जाएगा, थर्ड पास में आपका आई फिर दोबारा आगे बढ़ जाएगा, आई आपका आ गया 10 पे, और जो तो आपको पता उसके हमेशा एक आगे रहने वाला है। ठीक है, थर्ड पास पे आप आगे, लेट से मैं थर्ड पास ऊपर बना देता हूँ। तो मैंने बोला ये है जी आपका पास नंबर 3, आपने बोला ये है 10 पे, ये है 13 पे, तो नंबर आपके लास्ट के 2 नंबर्स कौन से हो गए? 10, 13। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 3। 10 के पीछे जाओ और फाइंड आउट करो क्या कोई कॉमन डिफरेंस 3 वाला नंबर मिल रहा है। तुम 10 के पीछे गए, पहले पहुंचे 7 के ऊपर, क्या 10 - 7 ये 3 के इक्वल है? जी हाँ, तो यानी यहाँ पे 7 इंक्लूड हो जाएगा, तो ये बन गया जी आपका 7, 10, 13। आपको फिर दोबारा 7 के बीच जाना है, क्या 7 - 1 3 होता है? नहीं भैया, 6 होता है, तो नेगलेक्ट करना पड़ेगा आपको, फिर पीछे जाना, नंबर ही नहीं बचा कोई। तो इन शॉर्ट यहाँ पे 7, 10, 13 आपकी केपी आ गई, आंसर आ गया 3 साइज। ठीक है, अब आपने फिर जे को आगे बढ़ाया, आपका जे पहुंच गया 14 पे। आपका नंबर क्या बन गया? आपका नंबर बन गया 10, 14। लास्ट के 2 नंबर ये हैं एपी के। आपने बोला कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4, तो आपको 10 के पीछे 4 कॉमन डिफरेंस वाला नंबर फाइंड आउट करना है। आप एक पीछे गए, 7 में पहुंचे, क्या 10 - 7 4 होता है? नहीं। फिर आप पीछे गए, क्या 10 - 1 4 होता है? नहीं। फिर आप पीछे गए, कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर भी 2 आ गया। आपने फिर जे को आगे बढ़ाया, जे मेरा यहां पहुंच गया। आपके 2 नंबर कौन से हो गए लास्ट के? 10, 19। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। आपको 10 के पीछे जाना और फाइंड आउट करना है क्या कोई 9 कॉमन डिफरेंस वाला नंबर एग्जिस्ट करता है। आप 7 पर पहुंचे, 10 - 7 9 होता है? नहीं। आप 1 पर पहुंचे, 10 - 7 9 होता है? जी हाँ, बिल्कुल, 1 इंक्लूड कर लिया। आप पीछे गए, कोई नंबर ही नहीं है, तो इसके अंदर भी आंसर आपका 3 आ गया। तो ये आपका पास नंबर 3 था, अभी भी अगर आप देखें तो आपका मैक्सिमम नंबर वही 3 बन रहा है। 1, 2, 3 ही बन रहा है आंसर अभी तक। अब मुझे पास 4 पे जाना है, उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने पहले ये हटाया सब कुछ, आई को मैंने आगे बढ़ाना है। तो पास 4 पे मेरा आई जो है यहाँ पे आ गया और मेरा जे जो है यहाँ पे आ गया। लेट से मैं पास 4 यहाँ पर बना रहा हूँ। मैंने बोला लास्ट के 2 नंबर कौन से हैं? 13, 14। कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है जी। हमने बोला क्या 13 के पीछे 1 कॉमन डिफरेंस वाले कोई नंबर एग्जिस्ट करते हैं? आपने बोला कि यार 13 - 10 1 तो नहीं होता, नेगलेक्ट कर दिया। 13 - 7 1 तो नहीं होता, नेगलेक्ट कर दिया। 13 - 1 तो नहीं होता, नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ तो कोई नंबर नहीं बचा, तो आंसर क्या आ गया? यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने बोला कि जे को यहाँ से हटाओ और यहाँ पर लगाओ। तुम्हारे लास्ट के 2 नंबर क्या आ गए? 13, 19। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 6 आ रहा है जी। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि यहाँ नंबर भी ऐड होंगे अभी। ठीक है, अब तुम्हें 13 के पीछे जाना है, फाइंड आउट करना है क्या कोई 6 कॉमन डिफरेंस वाला नंबर एग्जिस्ट करता है। तुम पहुंचे 10 पे, क्या 13 - 10 6 होता है? नहीं। क्या 13 - 7 6 होता है? जी हाँ, तो 7 इंक्लूड हो गया जी। तुम पीछे गए, क्या 7 - 1 6 होता है? जी हाँ, तो 1 आ गया जी। पीछे गए और नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या बन गया? 4। अब तक का मैक्सिमम नंबर 4 आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा पास 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है,
यहाँ पर मैंने पास 4 कंप्लीट कर लिया। आप ध्यान से देखें तो आपको तिरंगा बनता हुआ दिखेगा इसके अंदर, ठीक है। अब हम पहुंच गए पास नंबर 5 पे। पास नंबर 5 पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा आई जो है यहाँ पर आ चुका है और ये मेरा जे जो है वो यहाँ पर आ चुका है। आपके 2 नंबर बन रहे हैं 14, 19, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5, ठीक है। आपने बोला 14 के पीछे ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि कॉमन डिफरेंस 5 दे। आप पहुंचे 13 पर। 14 माइनस 13 5 होता है, नहीं। आप पहुंचे 10 पर। 14 माइनस 10 5 होता है, नहीं। आप पहुंचे 7 पर। 14 माइनस 7 5 होता है, नहीं। आप पहुंचे 1 पर। 14 माइनस 1 5 होता है, नहीं। इसका मतलब इसका आंसर ये आ गया। आपने जे को आगे बढ़ाने की कोशिश की, आगे तो कुछ है ही नहीं, हो खत्म। ये टोटल आपके 5 पासेस चले और आपका जो आंसर निकल के आया मैक्सिमम वो यहाँ पर निकल के आया 1 7 13 19 वाला। बिल्कुल सही, ये था आपका ब्रूट फोर्स। आपने सारे के सारे एपीज निकाली और जो भी मैक्सिमम लेंथ थी उसको आपने स्टोर कर लिया। क्या बात समझ में आती है? अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे आप जब सारे के सारे वो लास्ट के 2 नंबर कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो उसके लिए आप 2 फॉर लूप चलाएंगे। कैसे? ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक फॉर लूप आपने चलाएगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और एक फॉर लूप आपने चलाएगा फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। ऐसा चला दिया आपने। तो इस प्रकार को सारे 2 नंबर निकल के आ जाएंगे लास्ट के, जो हम एपी के लास्ट के 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं यहीं से आ रहा है वो, ठीक है। और हमने एक फंक्शन लिखा होगा सॉल्व नामक, एक फंक्शन लिखा होगा हमने सॉल्व नामक, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होंगे, अभी लिख नहीं रहा हूं, अभी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम ये पीछे वाला काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अभी आप आई के ऊपर स्टैंड कर रहे हो, आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 आ गया, आप पीछे जाके चेक करोगे। जो बैकवर्ड चेक आपका लग रहा है वो इस फंक्शन के अंदर हम लगाएंगे, बैकवर्ड चेक, ठीक है। समझ गए? ये बात समझ में आती है। अब फटाफट इस अप्रोच को कोड करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। लेट्स से कि मेरी इनपुट एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो मेरा आंसर क्या होगा भैया? एक ही आंसर होगा, 1 आंसर रिटर्न कर देंगे। लेट्स से मेरे इनपुट एरे में 2 ही एलिमेंट है, तब क्या होगा? आंसर भैया 2 ही होगा, बिल्कुल सही। लेट्स से 3 एलिमेंट है, तब नहीं पता भैया, आंसर 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो मैं सर्टेन हूं कि अगर मेरा n जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है तो मेरा आंसर वही होगा, रिटर्न n। तो ये केस मैंने पहले से अप्लाई कर लिया, ये बात हमें समझ में आती है। उसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट के 2 नंबर निकाले, ये है i वाला, ये है j वाला, और इसके लिए मैंने अपने एक आंसर यहां बना रखा है, इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0। मैंने बोला आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा कॉमा, क्या करना है बताओ, क्या करना है, क्या करना चाहिए, यहीं पे कैच है, कॉमा जो मेरा आंसर निकल के आएगा प्लस 2। भैया 2 को प्लस किया है, मैंने कहा भी बताता हूं, 2 प्लस सॉल्व, यहां मुझे पास करना है करंट इंडेक्स, मैंने भेज दिया i, मुझे पास करना है डिफरेंस, डिफरेंस निकलेगा जी आपका a ऑफ j माइनस a ऑफ i, ठीक है। और क्या पास करना है हमें, ये इंडेक्स भेज दिया और डिफरेंस भेज दिया। आई थिंक इतने बात बन जानी चाहिए इतने से, यहाँ मैंने आंसर रिटर्न कर दिया। भैया वो बताओ ना यार, वो 2 प्लस क्यों किया है? मैंने बोला बहुत सही बात है। अभी ध्यान से अगर देखो, जब मैंने तुम्हें बोला कि लास्ट के 2 एलिमेंट तुम निकालते हो कि यार ये 2 एलिमेंट तो मैंने निकाल लिए, ये 2 एलिमेंट तो मैंने निकाल लिए, बाकी सर्च करके लाओ, तो इन 2 एलिमेंट को निकाल लिया, इनकी लेंथ को भी ऐड करना है ना। जो आपको बैकवर्ड आंसर दे रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे बैकवर्ड आंसर आपको इतना पार्ट दे रहा है जो कि 2 है, और जो आपने 2 नंबर निकाले इनको भी तो आप इंक्लूड करोगे, 2 + 2 बन के तो 4 बनेगा। दैट्स वाई 2 नंबर आपने निकाल लिए हैं, वो ऑलरेडी एपी के अंदर है, दैट्स वाई 2 प्लस कर रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है। अब मैंने यहाँ पे सॉल्व के अंदर ये पैरामीटर लिखने शुरू करे। मैंने बोला ये आपका इंडेक्स हो गया जी, ये आपका डिफरेंस हो गया जी, और आपको एरे भी चाहिए होगा, ठीक है। ये आपने एरे भी पास कर दिया यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे क्या किया, रुकना कब था, इसमें रिकर्जन है नहीं, रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे। रुकना कब था भैया? रुकना तब था जब हम यहाँ से पीछे पहुंच जाएं, मतलब कि और कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है। तो इसका मतलब मैंने बोला कि जब तुम्हारा i जो है, जब तुम्हारा इंडेक्स जो है वो लेस देन 0 हो जाए तो रुकना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिटर्न 0, ठीक है। और एक आंसर मुझे निकालना है भैया कि ये बैकवर्ड चेक करते करते कितना लेंथ बना है, तो वो करते हैं। सो लेट्स से कि मेरा i यहाँ पर था, तो इस केस में क्या करता था मैं भैया, इस i के ना पीछे की तरफ भागता था, मैं इस i के पीछे भागता था। तो शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत होगी फॉर इंट j इज इक्वल टू i माइनस 1, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस 1, ऐसे चलेगा जी आपका लूप। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आंसर को अपडेट करना है बस। हमने बोला कि डिफरेंस निकालो एक बार, इफ a ऑफ j माइनस a ऑफ i इज इक्वल टू डिफरेंस। तो इस केस के अंदर क्या होगा,
इस केस के अंदर कि तुमने ऐसे दो एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए हैं, तुमने बैकवर्ड चेक करते हुए ऐसे दो एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए हैं, तुमने इस आई के पीछे जाते हुए ऐसे एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए जहां पर तुम्हारा कॉमन डिफरेंस मैच कर गया, जहां पर तुम्हारा कॉमन डिफरेंस मैच कर गया। इसका मतलब तुमने एक केस सॉल्व कर लिया। हो सकता है पीछे और भी एलिमेंट हो, पर रिकर्जन क्या कहता है, एक केस तुम सॉल्व करो, बाकी मैं करके दे दूंगा। तो हमने बोला कि एक केस मैंने सॉल्व कर लिया, अब रिकर्जन भैया तुम संभाल लो। तो हमने बोला ठीक है, आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा एक केस हमने सॉल्व कर लिया, यानी लेंथ किससे इंक्रीज होगी, लेंथ 1 से इंक्रीज होगी। 1 प्लस बची हुई सब प्रॉब्लम क्या है, बची हुई सब प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स से मैं यहां पर मेरे लास्ट के दो नंबर जो थे वो 10 और 13 थे, कि ये मेरा i है और ये मेरा j है। अब जब मैं i से पीछे की तरफ गया मुझे मिला 7 और 10 का डिफरेंस 3 आ रहा है, तो मुझे इसको इंक्लूड तो कर लिया मैंने, पर इसके पीछे भी तो आंसर हो सकता है। तो इसके पीछे वाले आंसर के लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दी, सॉल्व j डिफरेंस a, खत्म। इस प्रकार आपने आंसर रिटर्न कर दिया। आई थिंक ये चलना चाहिए। मैंने कंपाइल एंड रन किया इसको एक बार, देखते हैं कि छोटी मोटी गलती हुई तो। कंपाइलेशन एरर आ गया, इंसान है ना, गलती तो कर देते हैं। तो कहां पर गलती है, उन्होंने बोला i-1 नहीं पता, मैंने बोला इंडेक्स दोस्त। अब चलाओ, अभी भी एरर आया। क्या, इंडेक्स दोस्त, इंडेक्स। ये तो करते ही करते हैं हमेशा हम गलती ऐसी वाली। तो अब चलाओ, अब फिर एरर आया, वो कहता है लाइन नंबर 32, यहां पर सेमीकोलन डालना। ओके, और चलाओ, आंसर आ रहा 2 हमारा, और आंसर इसका है 4। ठीक है, देखते हैं कहां पे गलती हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस में हमने गलती करी थोड़ी सी, तो यहाँ पर डिफरेंस थोड़ी गलती करी है। इंडेक्स पहले आएगा क्योंकि वो आगे वाला एलिमेंट है, और जे बाद में आएगा, क्योंकि इंडेक्स जो है बेसिकली आई वाला एलिमेंट है, ये आगे की तरफ आता है, और जब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं वहां पर जे आ रहा है, तो इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ए ऑफ आई को ए ऑफ जे से माइनस करना पड़ेगा। दैट्स वाई गड़बड़ हो रही है। एक बार इसको चला के देख लेते हैं दोबारा। अब चलना चाहिए 4 बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, हमने इसको एक बार सबमिट कर दिया, और मुझे पूरी आशा है कि यहां पर ये टीएल ही मारना चाहिए। ओके, 100 टेस्ट। हाँ, अब ठीक है। 219 टेस्ट केस पास हो गए इस सॉल्यूशन से। वाओ, एक्सपेक्टेड नहीं था भाई, मुझे लगा था कि 10-20 से। अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने ऐसा सॉल्यूशन लिख दिया जहां पे हमारा सिर्फ एक टेस्ट केस बचा जो टीएल ही आ रहा है। ठीक है, एक टेस्ट केस बचा जहां पर टीएल ही आ रहा है। तो अभी हमने एक रिकर्सिव सॉल्यूशन तो लिख लिया है, हमें एक मेमोराइज सॉल्यूशन लिखना है, हमें एक डीपी का सॉल्यूशन लिखना है। तो अब हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को यूजिंग डीपी। सवाल है कैसे भैया, अब तक तो हम ऐसे इस प्रकार एक डीपीआरए बनाते हुए आए थे। आपने जो स्टेप्स बता रखे हैं मेमोराइजेशन के जो स्टेप्स की अगर मैं बात करूं, तो आपने क्या स्टेप बनाए हुए, आपने बोला सबसे पहले डीपी वाला एरे क्रिएट कर लो, और जो भी फंक्शन के सिग्नेचर हैं वहां पर चेंज कर दो। अगला क्या होता है कि जहां पर भी आंसर स्टोर कर रहे हो या रिटर्न कर रहे हो, उसको डीपी में स्टोर करके रिटर्न करना। ठीक है, और फिर आपने बोलता है कि जहां पर भी बेस केस खत्म होते हैं, बेस केस के बाद डीपी में चेक कर लेना, अगर डीपी में आंसर प्रेजेंट है तो उसको रिटर्न कर देना। ऐसा कुछ आपने बताया था पुरानी वीडियोस के अंदर। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हो तो आपको ये सारे स्टेप्स समझ में आ रहे होंगे, अगर आपने नहीं देखी तो आपको शायद समझ में ना आए। ठीक है, बट अभी करेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। तो मुझे जो डीपी में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले मुझे डीपी वाला एरे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हैं, पहले समझते हैं कि 1D डीपी है, 2D डीपी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं कौन कौन सी वैल्यूज चेंज हो रही है, यहाँ पर देखो ध्यान से कि इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, ये देखो, और डिफ की वैल्यू तुम यहाँ से चेंज करवा सकते हो। देखो डिफ की वैल्यू यहाँ चेंज तुम कर रहे हो, तो 2D डीपी के अंदर क्वेश्चन आएगा, 2D डीपी के अंदर क्वेश्चन लाई करता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि वैल्यूज क्या क्या होंगी, आपको ये समझ में आ रहा है कि यार इंडेक्स चेंज हो रहा है और डिफरेंस चेंज हो रहा है। इंडेक्स चेंज हो रहा है और डिफरेंस चेंज हो रहा है। हमारा आउटपुट क्या है, हमारा आउटपुट है ये हमारा लेंथ कि लॉन्गेस्ट लेंथ क्या बनी है यहाँ तक। सो लेट्स से मैं आपको ऐसा कुछ बोलूं कि डीपी ऑफ आई कॉमा डिफ क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता होगा डीपी ऑफ आई कॉमा डिफ। डीपी ऑफ आई कॉमा डिफ कुछ इस प्रकार की चीज दर्शाता होगा जो कहता होगा डीपी ऑफ आई, यानी ith इंडेक्स की बात कर रहा है और इस डिफरेंस की बात कर रहा है। यानी उसने बोला कि टिल दिस इंडेक्स, टिल ith इंडेक्स, इस डिफरेंस के साथ लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एपी क्या है। दोबारा समझते हैं, ये डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप डीपी सॉल्व कर रहे हो। अगर आपसे कोई यहां बोले कि यार डीपी ऑफ आई कॉमा डिफ क्या दर्शाता है, तो आप बोलोगे कि टिल ith इंडेक्स तक
टिल ith इंडेक्स तक लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एपी विद कॉमन डिफरेंस डिफ कितनी है, ये दर्शाता है आपके डीपी ऑफ आई कॉमा डिफ, डीपी ऑफ आई कॉमा डिफ। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये टिल दिस इंडेक्स, तो मुझे पता है इसकी एक रेंज है, आई कहां से कहां तक जा सकता है भैया, आई तो जितना मेरा एरे का साइज है वहां तक ही जा सकता है, उसके आगे जा नहीं सकता। मैंने कहा बिल्कुल सही, उसके आगे जा नहीं सकता, सही बात है। तो यानी कि मुझे पता लग गया कि सबसे पहले जो डीपीआर मुझे क्रिएट करना है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, आई के ऊपर है। यार इंडेक्स जो है उसमें कितने हो सकते हैं, जितना मेरा एरे का साइज होगा उतने हो सकते हैं जी, बिल्कुल सही है। अब हर एक इंडेक्स पर डिफरेंट कॉमन डिफरेंस हो सकते हैं, कैसे, जैसे मैंने बोला कि मैं इंडेक्स 0 पे स्टैंड करता हूं, तो इंडेक्स 0 पे आपका यहां से कॉमन डिफरेंस देखोगे 6 आएगा, यहां से कॉमन डिफरेंस देखोगे 9 आएगा, यहां से कॉमन डिफरेंस देखोगे 12 आएगा। तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर मल्टीपल, दोबारा समझते हैं, मैंने बोला एक इंडेक्स पर मल्टीपल कॉमन डिफरेंस हो सकते हैं, D1 D2 D3 D4, और हर कॉमन डिफरेंस के लिए तुम्हारी लेंथ होगी कि इस डिफरेंस की इतनी लेंथ आ रही है, इस डिफरेंस की इतनी लेंथ आ रही है, इस डिफरेंस के साथ इतनी लेंथ आ रही है, डिफरेंस के साथ इतनी लेंथ आ रही है। मैं क्यों समझा रहा हूं तुम्हें, ये क्यों समझा रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में था हार्ड लेवल है, तो यहीं पर है थोड़ा सा कैच कि मैं जो डीपी वाला एरे क्रिएट करना है किस प्रकार करना है। तो मुझे साफ समझ आ रहा है कि इंडेक्सेस जो है वो मेरे एरे के साइज पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यानी एक डीपी का एरे बन जाएगा, लेट से मैंने वो लेंथ +1 बना दिया। ठीक है, इंडेक्सेस को संभालने के लिए +1 कर रहा हूं बस। ठीक है, और इसके अंदर स्टोर क्या होगा, इसके अंदर भैया हर एक इंडेक्स पे मल्टीपल डिफरेंसेस हो सकते हैं और उनके साथ उनका आंसर हो सकता है। तो मैंने बोला इन शॉर्ट मैं एक अनऑर्डर्ड मैप बना देता हूं, इंट कॉमा इंट का। ठीक है, और डीपी का एरे बना दिया मैंने लेंथ +1 का। तो इन शॉर्ट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मल्टीपल इंडेक्सेस हैं, ऐसे यहां पर ऐसे मल्टीपल इंडेक्सेस हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूं तुमको, 0 1 2 ऐसे करते करते ऐसे n इंडेक्सेस हो गए टोटल, और हर इंडेक्स पर ना आपने एक मैप बना रखा है, हर इंडेक्स पर आपका एक मैप बना पड़ा है जो कि क्या स्टोर कर रहा है, जो डिफरेंस के साथ उसकी लेंथ स्टोर कर रहा है, जो डिफरेंस के साथ उसकी लेंथ स्टोर कर रहा है। ठीक है, जो डिफरेंस के साथ लेंथ स्टोर कर रहा है कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एपी क्या है, ये हर किसी केस में अप्लाई कर रहा है। ठीक है, n² आप स्पेस यहाँ पर ले लेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर किस प्रकार इसको क्रिएट करना है, तो आपने क्या किया, आपने बोला कि एक अनऑर्डर्ड मैप बना दो जी, इंट कॉमा इन टाइप का, इसका नाम रख दो डीपी, और इसकी लेंथ कर देना जी, इसकी लेंथ कर देना n+1। ठीक है जी, आपका ये डीपी वाला एरे क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, हो गया, इसको पास करो। ये आपका स्टेप 1 था मेमोरेशन के लिए, आपने पहले डीपी वाला एरे क्रिएट कर लिया, इसको सब फंक्शंस के अंदर पास कर दो। आपने बोल दिया इसका नाम डीपी है जी, इसका आपने यहाँ पास कर दिया डीपी, और यहाँ पे आपने इसको आर्ग्यूमेंट से भी लिख दिया कि अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा इंट डीपी। ये भी बात समझ में आ गई आपको। फर्स्ट स्टेप डन, सेकंड स्टेप डन। ठीक है, थर्ड स्टेप, जहां पर भी आंसर स्टोर करके रिटर्न कर रहे थे वहां पर डीपी में स्टोर कर लेना। तो तुम यहां पर आंसर रिटर्न करो तो उसको डीपी में स्टोर कर लो, डीपी ऑफ इंडेक्स और डिफरेंस लो। थर्ड स्टेप डन। फोर्थ स्टेप, जहां पर भी आपके बेस केस खत्म हो रहे हैं उसके बाद ना एक कंडीशन लगा देना चेक करने के लिए कि क्या डीपी के अंदर आंसर बड़ा है। तो तुमने बोला क्या डीपी ऑफ इंडेक्स के अंदर इस डिफरेंस का कोई आंसर एग्जिस्ट करता है, तुमने बोला क्या डीपी ऑफ इंडेक्स के अंदर इस डिफरेंस का आंसर एग्जिस्ट करता है, अगर हां तो उसे रिटर्न कर दो, अगर हां तो उसे रिटर्न कर दो भाई। डन, डीपी हो गई, इसी को कहते हैं डीपी भाई। एक बार कंपाइल एंड रन करते हैं, एक बार कंपाइल एंड रन करते हैं। कंपाइलेशन एरर हर बार की तरह, उन्होंने बोला, हमने बोला इंडेक्स डिफ ए और अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, ये एक प्रकार का एरे है। अब चलाओ, 4 और 4 सही आ रहा है। सबमिट करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं क्या होगा, सबमिट करके देखते हैं एक बार। ओके ओके 17 हो नॉर्मल सोल्यूशन 219 का आ रहा है, डीपी वाला सोल्यूशन 217। ओके, समझते हैं समझते हैं। आई थिंक हमने सही लिखा है आई थिंक हमने सही लिखा है, पर ये टॉप डाउन वाला सोल्यूशन, ये डीपी वाला सोल्यूशन इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, कि टॉप डाउन वाला सोल्यूशन भी पास तो नहीं करवा पा रहा भाई हमारे सारे टेस्ट केसेस को। हमने सोचा कि चलो बॉटम अप डीपी करते हैं। अब तक पहले हमने जो किया पहले वो समझ लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया है। हमने अब तक क्या किया, हमने ऐसे एक सोल्यूशन बनाया
जहाँ पर मैं 2 इंडेक्सेस निकाले कि भाई तुम मेरे आई हो, भाई तुम मेरे जे हो, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि यार ऐसा करो, इसके पीछे की तरफ भाग के और एपी के एलिमेंट्स फाइंड आउट करके लाओ। ऐसा कुछ कर रहे थे अब तक। इसको मैं टॉप डाउन डीपी में डाल लिया था कि भाई टॉप डाउन डीपी में ये चल रहा है। अब लेट से मैं टैबुलेशन करना चाहता हूँ, मैं बॉटम अप डीपी का प्रयोग करना चाहता हूँ, उसमें क्या करूँ? मैंने बोला वो भी करेंगे डेफिनेटली। अभी इसको पहले मैं हटा देता हूँ, सब कुछ हटा दिया। हमें बॉटम अप डीपी करनी है, समझते हैं एक बार। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था ना यार कि जब हम ये सॉल्व कर रहे थे पूरा का पूरा, तो तुम्हें यहीं से एक अंडरस्टैंडिंग मिल जानी चाहिए थी, तुम्हें यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग मिल जानी चाहिए थी पूरी की पूरी कि बॉटम अप डीपी से कैसे करना है, ठीक है। तो अगर हम टॉप डाउन में ऐसे आई बनाकर पीछे की तरफ भाग रहे हैं, बॉटम अप में ज्यादातर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं कि हमने क्या बोला कि ये मेरा पूरा का पूरा एरे है, यहाँ पर ये मेरा आई है, और अब मैं क्या करूंगा, मैं आई की तरफ भागूंगा। ऑर्डर चेंज कर देते हैं, और कुछ तो करते नहीं है, ठीक है। तो इसी को एक बार बॉटम अप डीपी के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बॉटम अप डीपी के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं फटाफट से भी बॉटम अप डीपी ट्राई कर लेते हैं। हमने बोला कि यार सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मेरे को अपना एक आंसर चाहिए। आंसर मैंने 0 रख लिया, ओके। अब मुझे अपना डीपी वाला एरे चाहिए। मैंने बोला वो तो हमने ऑलरेडी बनाया था अभी, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, डीपी रख दिया नाम इसका और n+1, खत्म। और मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि मैं एक आई लूंगा और जे को मैं 0 से लेके आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। मैंने बोला कि मैं स्टार्टिंग में एक आई लूंगा, मतलब आई बेसिकली इस एरे पर ट्रैवर्स करेगा इस प्रकार कि आई ऐसे जाएगा। अब आई किसी भी एक जगह पर पड़ा हुआ है तो जे आई की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि टॉप डाउन में हमारा आई ऐसे था और हम पीछे की तरफ भाग रहे थे। बॉटम अप में हम ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। तो हमने क्या बोला कि मैं एक आई ले लेता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1। 0 से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे भैया? क्योंकि 0 से स्टार्ट कर दूंगा तो जब जे को स्टार्ट करूंगा तो आई और जे दोनों सेम एलिमेंट पॉइंट कर रहे होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या एक एपी के अंदर सिंगल एलिमेंट को 2 काउंट करते हो? नहीं करते ना। तो दैट्स वाई आई को 1 से स्टार्ट कर रहा हूं और आई को मैं आगे लेके जाऊंगा। जे को भैया 0 स्टार्ट करेंगे, 0 जे लेस देन आई, क्योंकि मुझे यहाँ 0 से लेकर इसको आई तक लेके जाना है, मतलब उससे एक एलिमेंट पहले तक। जे लेस देन आई कर दिया और जे प्लस प्लस। इसके बाद मैंने डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें आपको ध्यान रखना कि आई से माइनस करूं या जे से माइनस करूं, किसको पहले रखूं। तो जो भी एलिमेंट आगे होगा, लेट्स से कि जे यहाँ पर है 0th इंडेक्स पे और आई यहाँ पर है, तो हमेशा आपको ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ जे करना है, क्योंकि इस केस में सर्टेन है हमेशा आई जे से आगे होगा। तो आपने लिख दिया कि ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ जे, ये डिफरेंस निकल गया, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने काउंट को जो है 1 रख लिया। क्यों रखा 1? क्यों रखा भैया? ये काउंट क्या है? मैंने बोला कि अभी तक आपकी एपी के अंदर कितने एलिमेंट पड़े हैं वो काउंट दर्शाता है, अभी तक कितने एलिमेंट पड़े हैं। तो अभी तक आप सर्टेन हो कि मैं आई पे स्टैंड करता हूं, तो आई तो मेरी एपी के अंदर आएगा ही आएगा। तो मैंने बोल दिया कि मेरा काउंट 1 है, बट भैया जे भी तो आ सकता है, आया तो नहीं है। कैसे आएगा? जब डिफरेंस मैच करोगे, ठीक है। तो अब तुमने क्या किया, तुमने आगे प्रोसेस करने से पहले पूछा कि यार चेक इफ आंसर ऑलरेडी प्रेजेंट। तुमने पहले पूछा कि यार पहले देख लो इसका आंसर ऑलरेडी पड़ा तो नहीं डीपीआर के अंदर। तो आपने बोला इफ डीपी कौन से इंडेक्स पे, किसको चेक कर रहे हो? जे को चेक कर रहे हैं भैया। जे को चेक करो, क्या जे पे इस डिफरेंस के साथ आंसर पड़ा हुआ है ऑलरेडी? आपने बोला अगर पड़ा हुआ है तो उसको काउंट के अंदर डाल लेना, डीपी ऑफ जे और डिफ। तो आपने बोला कि चलो काउंट के अंदर मेरा पीछे का आंसर तो आ चुका है, काउंट के अंदर मेरा पीछे का तो आंसर आ चुका है कि यहाँ से पीछे कितना आंसर बन सकता है वो मेरे काउंट के अंदर पड़ा हुआ है। मुझे आई वाले आंसर को अपडेट करना है, तो मैंने क्या बोला, डीपी ऑफ आई और डिफ इज इक्वल टू जो भी मेरे काउंट के अंदर आंसर है उसमें 1 प्लस करना है बस। 1 क्यों प्लस करा है? क्योंकि तुमने यहां से तो आंसर निकाल लिया पूरा एक। तुमने लेट्स से कि ये तुम्हारा एरे था, तुम्हारा आई यहां पर पड़ा हुआ, तुमने यहां से तो आंसर निकाल लिया, बट ये भी तो एपी के अंदर इंक्लूड करना है ना एक एलिमेंट, तो दैट्स वाई 1 प्लस कर दिया। तुमने मैक्स को अपडेट कर दिया, यहां से आंसर को अपडेट कर दिया कि आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा डीपी ऑफ आई डिफ, और यहां से तुमने आंसर रिटर्न कर दिया। एक बार इसको रन करके देखते हैं, चलता है कि नहीं चलता। ठीक है, चल गया। एक केस मिसिंग है इसके अंदर, जहां पर हमने बोला कि अगर मेरा n जो है लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो उस केस में आगे प्रोसेस मत करो, आंसर में ऑलरेडी पता ही हुआ है, तो हमने पीछे भी देखा टॉप डाउन अप्रोच के अंदर। इसको कंपाइल रन कर लिया एक बार दोबारा, और इसको हमने एक बार सबमिट करके देख लिया। ओके ओके ओके, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। बहुत टेंशन का माहौल। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मुझसे अगर कोई बोलेगा क्या ये क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी के अंदर लाई करता है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, भाई हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड है।
ठीक है, हार्ड है। लीड कोड में अगर जाओगे तो लीड कोड में मीडियम लिखा हो पर हार्ड है, कहीं से नहीं है भाई ये मीडियम। ठीक है, अब तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब तो हमने इसको सॉल्व कर लिया यूजिंग डीपी, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली भी आ गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर यहाँ पे देखोगे टोटल n² तुम्हारी आ रही है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे वो भी तुम्हारी n² आ रही है। ठीक है, इनको आपको ठीक करना है। क्या मैं इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर इसको स्पेस ऑप्टिमाइज करके ऑफ एन में लेके जाया जा सकता है। सवाल है कैसे? सवाल है कैसे? वीडियो स्टार्टिंग में कहा था ना एक छोटा सा प्यारा सा होमवर्क दूंगा, अब वो होमवर्क का टाइम आ चुका है। तुम्हें एक प्यारे से हिंट देता हूं, इन लाइंस पर जाकर सोल्यूशन निकाल पाओगे। तुम्हें दो चीजें करनी है। पहली चीज, तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा एपी का। जैसे मान लो ए बी सी एपी के अंदर होते थे, तो ऐसे होता था ना यार कि आपका a प्लस b/2 इज इक्वल टू सी, ऐसा कुछ होता था। क्या फॉर्मूला होता था? याद करो एक बार। नहीं भैया, a प्लस b/2 नहीं होता था, आपका a प्लस c/2 होता था। मैंने कहा अच्छा, तो आपने बोला कि a प्लस c/2 इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू b होता था। मैंने कैसे? भैया देखो, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c, यानी कि ये हो गया a, ये हो गया a प्लस d, ये हो गया a प्लस 2d। तो आपने क्या कर दिया? आपने a प्लस 2d कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया? 2a प्लस 2d कर दिया। तो कितना आ गया? 2 ऑफ a प्लस d आ गया। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है b, ये हो गया 2 ऑफ b। तो आपका ये a प्लस c किसके इक्वल आ गया? a प्लस c आपका 2 ऑफ b के इक्वल आ गया। तो इस फॉर्मूले को आपको एक बार यूटिलाइज करना है दोस्त। इस फॉर्मूले के टर्म्स में सोचना एक बार कैसे करोगे। आइटरेटिव सॉल्यूशन निकल के आने वाला आपका, जहाँ पे ऑफ एन में करोगे। और सेकंड केस, अभी तो प्रॉब्लम ये कि आपको एक पूरा इनपुट एरे दिया हुआ है जिसको आपको सोचना है पूरा का पूरा कि इसमें कितना आपका लॉन्गेस्ट एपी बन सकता है। इसको एक छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक कर लो कि मान लो तुम्हारे पास एक सॉर्टेड एरे पड़ा हुआ है, बहुत सारे एलिमेंट है उसके अंदर। आपको इसमें बताना है कि क्या कोई 3 एलिमेंट वाली एपी प्रेजेंट है इसमें। 3 एलिमेंट वाली एपी मतलब सिर्फ 3 एलिमेंट हो एपी के अंदर, कैसे प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों चीजें पहले प्री रिक्विजिट कर लेते हैं तो फिर आप ये O ऑफ n वाला स्पेस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ये फॉर्मूला आप यूटिलाइज कर रहे होगे उसके अंदर। तो ये था आपका लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एरिथमेटिक सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने इसको सॉल्व कर लिया है। मुझे बताएं किस प्रकार लगा आपको सोल्यूशन और होमवर्क। और बहुत दिनों बाद वीडियो आई है यार, ऐसे लिखा मत करो भाग गया। मैं कहीं नहीं भागा भाई, मैं कितनी बार बोलूं, मैं नहीं भागा भाई, यहीं बैठा हूं। इंसान की जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं तो रुकावट आ जाती है, बट हाँ अभी भी अगर तुम पूरा, लेट से मैं कल भी कोई वीडियो नहीं डालता, लेट से मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, तब भी वो डीएसए कोर्स कंप्लीट है भाई, उसके द्वारा प्लेसमेंट लग सकती है। मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा, कंप्लीट करूंगा जो मैंने बोला हुआ है, बट हो सकता है वो कंप्लीट ही मान के चलो भैया तुम। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए